नमस्कार। भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशंस की तैयारी के क्रम में इंडियन पॉलिटी पे ये सीरीज चल रहा है। पीछे आपने जो है भारतीय संविधान के विशिष्ट फिलॉसफीज के ऊपर जो है हमने वीडियो बनाई थी और उसको 2020 प्री के क्वेश्चंस के साथ लिंक किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या जो है फीचर्स हैं और उन फीचर्स को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें ये भारत का संविधान विश्व के संविधान की तुलना में बहुत लंबा है। 395 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उधार लिया है दूसरे देशों से, जैसे आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है और इस तरीके के और भी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों के उससे जो है लिया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली जो है हमने ये भी किसी दूसरे देश से ही लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में ये जो है कई लोग इसको सरकास्टिक लैंग्वेज में कह देते हैं कि ये तो उधार का संविधान है, कई जगह से लिया गया है। तो ठीक है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, उसमें क्या गलत है। जर्मनी के संविधान से हमने जो है आपात इमरजेंसी सिस्टम जो लागू होना चाहिए उसको लिया है और इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। ये कभी कभी आता है कि हमारे भारतीय संविधान के ये पार्ट जो है किस दूसरी कंट्री से लिया गया। कभी कभी उसे जो है डबटेल करने के लिए, क्रॉस मिलाने के लिए मिलान करिए करके आता है। तो छोटी सी चीज़ें याद रखिए, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, कनाडा से फेडरल लिया गया है, इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली है। मेन बात जो आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इसमें लचीलापन है और संशोधन की गुंजाइश है। तमाम संशोधन हो चुके, 90 संशोधन से भी ऊपर चले गए होंगे। लेटेस्ट फिगर आप चेक कर लीजिएगा। वो बहुत जरूरी नहीं है कितने संशोधन हो गए, चाहे 90 हो, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो। मेन बात उसमें ध्यान देने की यह है कि संशोधन के तरीके क्या है। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसको ठीक से समझिए। तो भारत के संविधान में संशोधन के लिए जो है 3 कैटेगरी दी हुई है। पहली कैटेगरी है साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत मतलब 50% +1। साधारण बहुमत के द्वारा राज्यों के नाम, सीमा, ये सब चीजों में परिवर्तन जो है हम लोग कर लेते हैं। सिंपल, जैसे समान विधायी शक्तियां, जैसे कोई कानून बनना है, एक्ट बनना है, तो साधारण बहुमत मतलब 50% +1। तो 50% +1 से जो हम लोग करते हैं उसमें दिया हुआ है कि राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों का परिवर्तन, राज्यों को अलग करना या उन्हें मिलाना, राज्य में विधान परिषद का उत्पादन या सृजन, और अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन 5वीं अनुसूची, और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडलों और मंत्री परिषदों का सृजन। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार आता है क्वेश्चंस की साधारण बहुमत से क्या क्या हो सकता है, तो उसकी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी आपको कि क्या क्या है ये जो मैंने बोला। दूसरा जो मेन चीज है, जो जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, जिस पर आपका ध्यान ज्यादा जरूरी है, वो ये है संशोधन का जो दूसरा तरीका है जिसे विशेष बहुमत कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब जो होता है वो होता है प्रत्येक सदन, ध्यान दीजिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा,
एक शब्द उसमें रहेगा, प्रत्येक सदन के जगह खाली सदन लिख देगा और आप पूरा पढ़ जाएंगे, लेकिन प्रत्येक वर्ड गायब कर देगा। ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके। तो प्रत्येक सदन यानी समझ लीजिए लोकसभा और राज्यसभा। खाली सदन लिखेगा तब वो खत्म हो जाएगा, फिर खाली सदन मतलब एक ही सदन हो सकता है, या हो सकता है सदनों कर दे, हाउसेस। तो प्रत्येक सदन के उपस्थित, ध्यान दीजिए यहाँ उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य। तो विशेष बहुमत में क्या आएगा? प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, सब्जेक्ट टू मिनिमम 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने समझिए कि अगर 540 मेंबर है तो उसका आधा 270 मिनिमम होना चाहिए, यानी इससे कम जो अगर आया संख्या तो ये नहीं होगा जो है विशेष बहुमत। प्रत्येक सदन की उपस्थित, सपोज सदन में 500 लोग हैं, सदन में 500 लोग हैं और 500 लोगों में से मतदान किए हैं 440। प्रत्येक सदन की उपस्थित 500 और मतदान करने वाले हो गए 440, इनका 2/3 सदस्य। तो इनका 2/3 कितना होगा? 2/3 करेंगे तो 3 चौका 12, 2 3 6 18, मोटा मोटी 146 47। तो 146 47 जो कि किसी भी हालत में इनके आधे से ज्यादा होते, इसके आधे से ज्यादा है। क्लियर है? प्रत्येक सदन के यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो भी संख्या है उसका आधा तो होना ही चाहिए मिनिमम, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन। और दोनों सदनों में जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, हो सकता है कि 545 में 500 उपस्थित हो और मतदान 440 ही किए, हो सकता है 400 किए हो, बाकी मतदान ही नहीं किए। तो जितने मतदान किए उसका 2/3 सदस्य, सब्जेक्ट टू मिनिमम टोटल हाउस की आधी से ज्यादा। क्लियर है ना? तो इसको विशेष बहुमत कहते हैं। और इससे जो है जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो विशेष बहुमत से किया जाता है। और जो विशेष बहुमत का डेफिनेशन है वो ये है। उसके बाद आप आ जाइए तीसरा में जो है इसमें क्या क्या चीज आएगी थर्ड में, कि विशेष बहुमत तो है ही, विशेष बहुमत के अलावा उसमें आएगा राज्यों की भी भागीदारी। राज्यों की भागीदारी जरूरी है तीसरे में, मतलब विशेष बहुमत प्लस राज्य। तो प्लस राज्य जो है कितने राज्य होने चाहिए? कितने राज्य होने चाहिए? उसमें दिया हुआ है कि Provision to Article 368 laid down the said rule. Ratification by state means that there has to be a resolution to that effect of by 1/2 of the state. 1/2 मतलब आधा। 28 राज्य है, 30 राज्य है, तो उसका आधा राज्य कम से कम उसको सपोर्ट करेगा तो वो अमेंडमेंट होगा। और वो अमेंडमेंट जनरली जो है लिखा हुआ है आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 73 एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 162, 124 से 147 यूनियन जुडिशरी, 214 से 231 हाई कोर्ट इन द स्टेट, 241 आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो ये सबसे भयंकर वाला है। तो ये नाम आप रट लीजिएगा, यही सब चीजें मैं बता रहा हूँ कि वो सब याद रखना पड़ेगा आपको कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया कवर होता है। तो संशोधन के लिए 3 कैटेगरी है, साधारण बहुमत,
50% प्लस 1। विशेष बहुमत जिसमें प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य होना चाहिए, सब्जेक्ट टू मिनिमम 50% ऑफ द नंबर ऑफ दैट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, जैसा हमने बताया। और तीसरा ये आपको राज्य वाला है, मतलब आधे से ज्यादा राज्य, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्य। तो 3 कैटेगरी है संशोधन की। और इसको इसमें जो सब्जेक्ट है कि इस साधारण बहुमत से क्या होगा, विशेष बहुमत से प्लस राज्य से क्या होगा, तो ये तीनों में जो नंबर हमने बताया सब्जेक्ट टॉपिक, वो आपको रटना पड़ेगा। और जब क्वेश्चन आए तो उस पर देखना पड़ेगा कि ये कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है आपको। अगला विशिष्ट लक्षण है जुडिशियल रिव्यू। कोई भी संविधान का संशोधन जो है उससे अलग नहीं है अगर वो मूल ढांचे को प्रभावित करता है। अगर मूल ढांचा मतलब मूल प्रस्तावना, जो प्रियम्बल की बात हम लोग कल कर रहे थे, अगर उसको वो प्रभावित करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू के लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन ये बड़ा टसल रहता है कि दोनों के बीच कभी कन्फ्लिक्ट होता है तो सदन जो है सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे केसेस में क्या करता है भारत का सदन जो है, वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो है, जो कन्फ्लिक्ट है जिसपे इंटरप्रिटेशन जो है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन अलग होते हैं, तो उसको संशोधन करके तमाम केसेस जैसे हिस्ट्री में पीछे हुए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय और सदन की गरिमा दोनों के बीच बनी रहे, ऐसा टसल ना हो, ये इसका प्रयास रहता है। लेकिन अगर होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सदन संशोधित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, सर्वोपरि वो नहीं है। सर्वोपरि इस हिसाब से कौन हो गया, कौन हो गया, सदन, संसद। अगला इसमें एक चीज है जो मौलिक कर्तव्य, जो 51 का जोड़ा गया। इसमें पहले ये चीजें जो है मौलिक अधिकारों के साथ जो है मिलकर इसका बड़ा टसल रहता था। 51A को जो है जोड़ने के बाद स्थिति ये हो गई कि आप जो है मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका जो है कुछ नहीं कर सकती। देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मौलिक कर्तव्य क्या है आपको मालूम होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो है, अगर आप देख रहे हैं कि नया आविष्कार करना, नई सोच डेवलप करना, राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित करना, ये सब मौलिक कर्तव्य है। तमाम उसमें लिस्ट में नाम दिया हुआ कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इन कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क के रूप में अनुच्छेद 51 का अंतर स्थापित किया गया था, जिसमें मूल अधिकारों के सामने समर्पण करना पड़ता था, किंतु 76 में किए गए संशोधन करके चुपचाप इस स्थिति को उलट दिया गया। इसी दशा में आगे बढ़ते हुए मूल अधिकारों को सीमित करने के लिए मूल कर्तव्य अंतर्विष्ट किए गए, क्योंकि आपका मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य से लिंक किया गया। और लेकिन इसको न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है। अगला है इसमें विशिष्ट लक्षण में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना सार्वजनिक मताधिकार। सार्वजनिक मताधिकार जो है दिया गया, लेकिन उसमें कोई जो है धर्म के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटों का प्रावधान है, ये अलग चीज है। उसके बाद है संसदीय शासन के साथ निर्वाचित राष्ट्रपति का संयोजन भी है। संसदीय व्यवस्था है, लेकिन साथ में जो है राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया हुआ है। और राष्ट्रपति संविधान के प्रतिकूल कार्य करता है तो उसे हटाने का महाभियोग भी चलाया जा सकता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। और इसमें जो विशिष्ट लक्षण आपको मिलेंगे वो है संविधान के जो अनुच्छेद 368 है, वो संविधान की शक्तियों से परे रखा गया, उसके कुछ आधारभूत लक्षण है।
अब ये कह रहा है कि न्यायालय के अनुसार ये विवक्षित मर्यादाएं हैं, ये इंदिरा सरकार अनुच्छेद 368 में संशोधन करके सिद्धांत को समाप्त करने पर लगी हुई थी। ये संविधान 24वां संशोधन हुआ था। इनका उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष को निष्प्रभावी करना था। तो ये सब चीजें जो है इस अध्याय में हम इस सब विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। आपको बेसिक चीज ये है कि अमेंडमेंट क्या है और कैसे होता है और कितने प्रकार का अमेंडमेंट है, और उन अमेंडमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनमें क्या क्या चीजें जो है कवर अप किया गया है, क्या क्या स्कोप, क्या क्या टॉपिक जो है उसके साथ किया जा सकता है। तो ये अगर आप ठीक से समझ लें और इसको बार बार पढ़ें और उसमें जो लिस्ट दिया हुआ है उस लिस्ट को रट लें कि साधारण बहुमत में क्या है, विशिष्ट बहुमत में क्या है और विशिष्ट बहुमत +1 में क्या है। तो मैं यही बार बार फिर बताना चाहता हूँ कि भाई पढ़ने के साथ साथ उसको मनन करना, चिंतन करना और क्वेश्चंस के साथ कोरिलेट करके उस पर अपना जो है स्टडी को रिसर्च करना, बार बार समझना, खोजना, अपने प्रैक्टिस करना, जिससे एग्जाम हॉल में आपको वो सब चीज़ें भली भांति प्रैक्टिस रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।